सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन हमारे रीतिकाल से संबंधित हैं। उसके बाद में हम आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये रीतिकाल से संबंधित आज का हमारा अंतिम वीडियो है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दृक ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीति परति गाठी दुर्जन ही दई नहीं यह प्रीति। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उसमें कौन सा अलंकार निष्पत्ति हुई है? अन्योक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार और विभावना अलंकार। तो इसमें असंगति अलंकार की निष्पत्ति हुई है। असंगति अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो विपरीत परिस्थितियाँ हो, कि जहाँ पे दो विपरीत परिस्थितियाँ हो। जिस प्रकार से इस कथन के माध्यम से हम समझते हैं, दृक ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, कि प्रेम की जो रीति होती है ना, वो इतनी अनूठी होती है कि उसमें उलझते तो कौन है? नयन। कि प्रेम किससे होता है? आँखों ही आँखों में होता है, लेकिन टूटते कौन है? कुटुम, टूटत कुटुम। दृक ऊर्जत मतलब दृग हैं जो आपके जो नयन है वो उलझते हैं, लेकिन टूटत कुटुम, टूटते क्या हैं? परिवार टूटते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति परति गाठी दुर्जिन ही दई नहीं यह प्रीति। क्या है कि जो क्या करते हैं, जो प्रेम की यह रीति नहीं है और इसमें जो चतुर प्रेमी हैं वो अपने चित्त के माध्यम से जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि दुष्ट होते हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संगत नहीं है, असंगति हो रही है इसमें। ठीक है, एक बात है वो दूसरे से संगत नहीं है। और देखिए, उलझ कौन रहे हैं? नयन। टूट क्या रहे हैं? परिवार। प्रेमी क्या कर रहे हैं? प्रेम। और दुष्ट क्या हो रहे हैं? उनके हृदय में गांठ पड़ रही है, मतलब वो मन ही मन उनमें कचोटता हो रही है। इसी प्रकार से एक अन्य मैं असंगति से संबंधित आपको उदाहरण बोलकर बता देती हूँ, जो मुझे याद आ रहा है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, क्योंकि जो लक्ष्मण जी को बाण लगा था उस समय पीड़ा किसको हो रही थी? लक्ष्मण जी को। नहीं, घाव किसके लगा था? लक्ष्मण जी को, लेकिन पीड़ा किसको हो रही थी? रघुवीर, मतलब उनके भाई राम को हो रही थी। तो इस प्रकार से जो कथन आते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे विभावना अलंकार महत्वपूर्ण है, कि जिसके होने की कोई संभावना ही नहीं हो और बिना कुछ कार्यक्रम के ही वो हो जाए, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अगला है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई पड़े श्यामू हरित दुति होई। मेरी भवबाधा हरो, कि हे नागरी, हे राधा नागरी, मेरी भवबाधा हरो, मेरी पीड़ा का हरण करो। जातन पर झाई पड़े श्यामू हरित दुति होई। और जिस प्रकार से क्या है कि जो श्याम है, अगर आपकी झाई मतलब आपकी छाया उन पे पड़ती है, तो आपसे पूछा कि हरित दूती से क्या अभिप्राय है? तो जो श्याम है वो क्या होते हैं? हरे रंग वाले हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो श्याम वर्ण है वो निष्प्रभावी होता है, और जो हरे रंग के श्याम हैं, हरे और जो श्याम है उनके वर्ण का जो मेल हो जाता है। तो यहाँ पे हरे रंग की प्रभा है, श्याम वर्ण का निष्प्रभावी होना है, और हरे और श्याम वर्ण का मेल होना है। ये तीनों ही इनके अभिप्राय आएंगे। 3 अर्थ निकलते हैं इसके, और यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल आंसर ठीक है, जबकि ध्यान करना ये यहाँ पे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की रचनाएं कौन सी हैं? वियोगवेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? घनानंद जी की है। लेकिन यहाँ पे आया है नरसिंह जी का मायरा, तो नरसिंह का मायरा किसकी है? मीराबाई, जो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रय शाखा में आती है। ठीक है, देखिए, रीज तिहारी न बूझी परे अहो बूझती है कहूँ रीजत काहे बूझी के रीजत हो जो सुजान किदो बिन बूझ की रीज सरा है। तो इसमें क्या अर्थ है? इनमें पूछा है कि इस काव्य पंक्तियों में घनानंद ने कौन से भावों की अभिव्यंजना की है? संश्लिष्ट भावों की। देखिए, यहाँ पे संश्लिष्ट वाक्य तो नहीं है, ये उक्ति विचित्रीय है, इनमें उक्ति का चमत्कार भी है और कौतुक वृत्ति भी है। तो याद रखेंगे आप, रिजत तिहारी न बूझी परे अहो बुझती है कहो रिजत काहे बूझी के रिजत हो जो सुजान किदो बिन बुझ की रिज सरा है। तो इसमें संश्लिष्ट वाक्य नहीं आएगा,
जबकि उक्ति विचित्रे, उक्ति चमत्कार और कौतुकरीति आएगा, जहाँ पे 2, 3 और 4 बिल्कुल आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है कब हूँ व विपासी सुजान के आंगन। देखिए जो अगले ये क्वेश्चन है 170 तक वो सभी घनानंद जी से संबंधित क्वेश्चन है। सुजान नाम यहाँ पे आ रहा है तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे घनानंद जी से संबंधित क्वेश्चन है। कब हूँ व विशासी सुजान के आंगन मो असुवानी हूँ ले बरस्यो। इसमें कौन सी अभिव्यंजना भावाव्यंजना व्यक्त हुई है? तो इसमें क्या है? उक्ति विचित्री है। इसमें उक्ति में क्या है? विचित्रता है और सघन भाव है। इसमें अभिधा प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि अभिधा प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है और लाक्षणिकता भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1, 2 आंसर आपका ठीक है। तो 1 और 2 आपके ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ में मत के पानी परे में परमाने। यह पानी परे का अर्थ क्या है? पानी परे का अर्थ क्या होता है? अधीन होना, प्रेम होना, ला जाना और प्राण त्यागना। तो पानी परे का मतलब होता है अधीन होना। क्या होता है? प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ में मत के पानी परे में को प्रमाणे। तो इसमें पानी परे का अर्थ क्या होता है? अधीन होना होता है। अगला है झलके अति सुंदर आनन गोर झके दृग राजत कानने जवे हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा ऊपर ऊपर जाती हिचवे। पंक्तियों में जो पहली पंक्ति है उससे संबंधित सही कथन कौन सा है? देखिए झलके अति सुंदर आनन गोर झके दृग राजत कानने छवि कि क्या है कि जो झलक है मतलब क्या है कि नायिका का जो सुंदर मुख है वो गोर वर्ण जो उसका मुख है वो बहुत ही सुंदर चमक रहा है, उसका मुख चमक रहा है। तो बिल्कुल एक कथन यहाँ पे ठीक है। फिर है नवयौवना जो नायिका है उसमें क्या है कि उसका रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो जो नवयौवना नायिका है उसके सौंदर्यता का जो उसका वर्णन किया गया है। अगला है नायिका के हंसकर बोलने से ऐसा लगता है कि मानो उसके वक्ष पर शोभा के फूल बरस रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपसे? पहली पंक्ति में पूछा है, पहली पंक्ति का संबंध इससे नहीं है। फिर है नायिका के मुख पर कानों के तक फैले 2 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, झके दृग राजत कानन छवे मतलब कानों को छूते हुए 2 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नायिका ने हंसकर बोलने से ऐसा लगता है कि उसको मानो वक्ष के फूल बरसा रहे हैं। तो देखिए हंसी बोलन छवि फूलन की वर्षा ये है इसका। अगर पूरे का पूछेंगे तो ये आंसर आएगा आपका तीसरा ऑप्शन भी। लेकिन आपसे पूछा कि पहली पंक्ति से संबंधित सही कथन है तो पहली पंक्ति से संबंधित आपके ये नहीं है कि आपने पूरा दोहा पढ़ लिया और उसका अर्थ आपको आ गया और आपने कंप्लीट अर्थ लगा दिया। पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पहली पंक्ति से संबंधित सही कथन कौन से हैं। तो पहली पंक्ति से संबंधित ये 1, 2, 4 हैं। लेकिन अगर पूरे पद्य से आपसे पूछा जाता है तो आप तीसरा भी लगा देंगे। ठीक है, आप दोबारा समझेंगे इसको कि आपसे पूछा गया है पहली पंक्ति से। तो पहली पंक्ति का अर्थ 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 4 भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीसरा किससे संबंधित है? ये दूसरी पंक्ति से संबंधित है, जबकि हमसे पूछा गया है पहली पंक्ति से। तो 1, 2 और 3 1, 2, 4 आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपके सी ऑप्शन में है। आनंद विधान प्राण प्रीतम सुजान जू की। यहाँ सुजान किसके लिए आया है? सुजान यहाँ किसके लिए आया है? क्या है? सुजान यहाँ नायक के लिए भी आया है और किसके लिए आया है? राधा के लिए भी आया है। ठीक है, आनंद विधान प्राण प्रीतम सुजान जू की। यहाँ सुजान किसके लिए आया है? यहाँ नायक के लिए भी आया है और यहाँ राधा के लिए भी आया है। अगला है पहले अपनाए सुजान सनेसो क्यों फिरी तेह के तोरिए जू निर्धार आधार दे धार दई गति बाहन बो जिए जू। उपयुक्त पद्यांश में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो किस शैली का प्रयोग हुआ इसमें? क्या है? पहले अपनाए सुजान सनेसो क्यों फिर तेह के तोलिए जू निर्धार आधार है धार मझार दई गति बाहन जो वो जिए जू। तो इसमें उपालंब शैली का प्रयोग हुआ है। अब आपसे पूछे जाएंगे जो 107 से जो 170 से जो 187 तक के क्वेश्चन हैं उनमें आपसे पूछा जाएगा तर्क और जो आपके स्थापना और तर्क से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम पहले स्थापना और तर्क को पूरे ध्यान के साथ में पढ़ेंगे फिर उसका उत्तर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि किस में क्या आएगा। ए और आर दोनों सही हैं, वहाँ पे ए ऑप्शन लगाना आपको। ए सही है, आर गलत है, वहाँ पे बी लगाना है।
ए गलत, आर सही, वहाँ पे सी लगाना है। ए और आर दोनों ही गलत हैं तो वहाँ पे डी ऑप्शन लगाना है। ठीक है, देखिए ब्रज भाषा पर बिहारी जी का पूर्ण अधिकार था, तो बिल्कुल ये सही है आपका कथन कि ब्रज भाषा पर बिहारी जी का पूर्ण अधिकार था, क्योंकि उनकी भाषा के संबंध में क्योंकि उनकी भाषा के शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। क्या है कि उनको क्या थी, जो भाषा के शब्द और वर्ण हैं उनके स्वभाव की उनको परख थी। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कथन भी ठीक है और आपका तर्क भी ठीक है। अगला है स्थापना। यहाँ पे रीति मुक्त रचनाकार प्रेम की पीड़ा की चर्चा करते हैं। जो रीति मुक्त रचनाकार हैं वो प्रेम की पीड़ा की रचना करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी रचनाकार रीति मुक्त से संबंधित हुए हैं वो किसी न किसी प्रेमिका के द्वारा त्यागे हुए हैं, तो उन्होंने प्रेम की पीड़ा की चर्चा की है, क्योंकि इनका प्रेम दैहिक सरोकारों से नहीं जुड़ा है। बिल्कुल ठीक है, इनका प्रेम है वो दैहिक सरोकारों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपका ए और आर दोनों ही कथन और आपका तर्क है, स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए रीति मुक्त धारा के कवियों ने दरबारी रुचियों की जगह है लोक रुचियों और संयोग श्रृंगार की जगह है वियोग श्रृंगार पर ध्यान दिया है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं उन्होंने दरबारी रुचियों की जगह पर लोक रुचियों और संयोग श्रृंगार की जगह पे उन्होंने वियोग श्रृंगार पर ध्यान दिया है। रीति मुक्त कवियों के बारे में मैंने आपको बताया था, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, और ये जो ज़्यादा घनानंद और जो बोधा हैं, ठाकुर हैं, ये किसी प्रेमिका के द्वारा त्यागे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम की पीड़ा व सामाजिक दंश को झेला है। तो देखिए ए और आर आपके दोनों ही ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में केशव ने सभी काव्यांगों का निरूपण सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति से किया था। तो बिल्कुल ठीक है इनका। हिंदी के रीति ग्रंथों में एवरल परंपरा के केशवदास की कवि प्रिया से हुआ। देखिए अगर आप इस क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद होने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हिंदी रीति ग्रंथों में एवरल परंपरा का केशवदास की कवि प्रिया से नहीं हुआ था। तो आप बताएंगे किससे हुआ था, तो ये रसिक प्रिया से हुआ था। किससे हुआ था, जो इनकी रसिक प्रिया रचना है उससे हुआ था, और रसिक प्रिया का रचना काल सन 1591 है, जबकि यहाँ पे कवि प्रिया है इसका रचना काल 1601 है। लेकिन जो रीति ग्रंथों की जो एवरल परंपरा का है वो केशवदास की रसिक प्रिया से है, न कि कवि प्रिया से। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्थापना और तर्क दिए गए हैं वहाँ पे। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की सामासिक शक्ति जितनी अधिक होती है वह मुक्तक रचना में उतना ही अधिक सफल होता है। बिल्कुल ठीक है, जिस कवि की कल्पना की जो समाहार शक्ति है और जो भाषा की सामासिक शक्ति है उनकी जितनी अधिक होगी वो मुक्त रचना करने में उतने ही अधिक सफल होंगे। और ये सफल होने वाले कौन थे, बिहारी जी थे। बिहारी मुक्तक कवि के रूप में सर्वाधिक सफल हैं। उनकी कृति बिहारी सत्सई में कविता के सभी गुण विद्यमान हैं। बिल्कुल ठीक है, इनके ए और आर दोनों ही कथन और तर्क ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। बिहारी जी का जन्म सन 1595 में है और इनकी रचना जो बिहारी सत्सई है उसका प्रकाशन 1662 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल कवियों में श्रृंगारिकता, अलंकार प्रियता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। रीतिकालीन कवियों में क्या पाई जाती है, श्रृंगारिकता, अलंकार प्रियता और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों ही कथन और तर्क ठीक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं, उद्भावक, व्याख्याता और शिक्षक। शिक्षक श्रेणी के आचार्य काव्य में प्रमुख अंगों, रस, अलंकार आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी केशव शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत आचार्य कवि आते हैं, तो यहाँ पे भी आपका आंसर ए आएगा, क्योंकि जो भारतीय काव्य शास्त्र है इसमें 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं। कौन हुए, उद्भावक, व्याख्याता और शिक्षक। शिक्षक श्रेणी के जो आचार्य हैं वो काव्य में प्रमुख रूप से अंगों, रस और अलंकार आदि का विस्तार करते हैं। लेकिन जो केशवदास जी हैं ये शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत आचार्य कवि आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों ही ठीक है। स्थापना है यहाँ पे, हिंदी साहित्य में अपनी जिन विशेषताओं के कारण केशव महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनमें सबसे प्रमुख रामचंद्रिका के संवाद योजना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य में जिन विशेषताओं के कारण केशव महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो है उनकी रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद योजना। रामचंद्रिका जैसे संवाद हिंदी का कोई भी कवि नहीं लिख सका है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस के
मतलब क्या बोलते हैं कि रामचरितमानस को देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में इन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी, एक ही रात में लिखी गई इनकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए इनके लिए, इनको कहा गया था, रामचंद्रिका के लिए कहा गया था कि केशव दास को कवि हृदय तो मिला ही नहीं है, उनमें वो सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ये रामचंद्रिका में इन्होंने ऐसे संवाद योजना की है कि और कोई कवि उनके द्वारा उनके जैसे कोई लिख ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही ठीक है आपके। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में अपनी जिन विशेष, ये तो हमने कर लिया। बिहारी के छंदों में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष बिखरे हैं, उनके श्रृंगार वर्णन में देह की भूमिका के केंद्र हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्थापना है ये बिल्कुल ठीक है। देखिए बिहारी के छंदों में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष बिखरे हैं, उनके श्रृंगार वर्णन में देह की भूमिका के केंद्र में है। ठीक है, जो इनका श्रृंगार वर्णन है किसमें है, देह की भूमिका के केंद्र में है। बिहारी श्रृंगार के मुख्य कवि माने जाते हैं, तो बिल्कुल बिहारी जो श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, बिहारी श्रृंगार के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के काव्य में केशव की भांति अलंकारों की प्रचुरता है, उनके काव्य में अलंकारों का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये कथन बिल्कुल ठीक है कि बिहारी के काव्यों में किसका प्रयोग हुआ है, केशव की भांति अलंकारों की प्रचुरता मिलती है और उनके काव्य में अलंकारों का सार्थक प्रयोग हुआ है। बिहारी काव्य कला के लिए अलंकार को अनिवार्य मानते हैं। जो बिहारी हैं वो काव्य कला के लिए किसको अनिवार्य मानते हैं, तो अलंकार को मानते हैं। तो ए और आर दोनों ही सही है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका ए। रीतिकाल में नारी भोग विलास की वस्तु थी। तो देखिए ये बिल्कुल कथन ठीक है, क्योंकि रीतिकाल में नारी भोग विलास की वस्तु थी, ये बात सत्य है। क्योंकि वहाँ पे आपने पढ़ा होगा दरबारी कवियों की ये थी ये भावना, क्योंकि बिहारी ने खुद भी एक दोहा लिखा था कि अली कली ही शो बंदे आगे कौन हवाल, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने दोहा लिखा था, जिसे राजा को उन्होंने उबारा था उस किससे, रानी से। तो ऐसी जो भावना है वो थी इसमें रीतिकाल में। इसलिए जीवन के में नैतिक मूल्यों का ह्रास रीतिकालीन कविता प्रतिबिंबित हुई है। बिल्कुल ठीक है कि जीवन के जो नैतिक मूल्यों का ह्रास है वो रीतिकालीन जो कविता हैं उनमें प्रतिबिंबित हुई है, उनमें दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आएगा आंसर आपका, क्योंकि आपका कथन और तर्क दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य कहलाते थे। बिल्कुल ठीक है, जो रीति ग्रंथ लिखते थे वो क्या कहलाते थे, आचार्य, जिन्हें रीतिबद्ध कवि भी कहा जाता था। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीति सिद्ध कहा। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा है। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों ही कथन ठीक है। घनानंद रीतिकालीन स्वच्छंद भावधारा के कवि थे। बिल्कुल ठीक है, स्वच्छंद धारा मतलब मुक्त धारा, ठीक है, रीति मुक्त धारा। घनानंद जो रीतिकालीन स्वच्छंद भावधारा के कवि थे। बिल्कुल ठीक है। काव्य लक्षण नायिका भेद जैसे स्थूल विषयों में घनानंद की विशेष रुचि थी। देखिए जो काव्य लक्षण भेद हैं, ठीक है, और नायिका भेद और जो स्थूल विषय हैं वो घनानंद की विशेष रुचि थी, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने काव्य में लक्षण नायक का भेद जैसे स्थूल विषयों को घनानंद जी की विशेष रुचि उसमें नहीं थी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ठीक है, आर गलत है, तो यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि कथन यहाँ पे ठीक है और तर्क यहाँ पे गलत है, तो आंसर आएगा आपका बी। रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्ति वीर रसात्मक है। देखिए ये कथन गलत है, क्यों है गलत, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। रीतिकाल की प्रवृत्ति वीर रसात्मक है नहीं, रीतिकाल की प्रकृति कैसी है, जो श्रृंगार रसात्मक है वो है। अगला है, इस काल में रस और अलंकार के अनेक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, जिसके आधार पर संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका ए गलत है, लेकिन बी आपका सही है, और यहाँ पे ए आपका कथन जो स्थापना है वो सही है, लेकिन जो आपका तर्क है ये गलत है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य केशव ने कठिन काव्य का प्रेत, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा था, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, और अन्य कथन भी कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने कि केशव दास को कवि हृदय मिला ही नहीं है, वह तो उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। केशव की कविता के सौंदर्य का आधार चमत्कार सौंदर्य है। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों ही कथन और जो आपके तर्क हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी के दोहों में गागर में सागर जैसी प्रवीणता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिहारी जी के दोहों में बड़ी से बड़ी बात कहने की निपुणता प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका स्थापना भी बिल्कुल ठीक है और तर्क भी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए।
अगला है घनानंद अपने वियोग वर्णन के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। क्या पूछा आपसे? जो घनानंद है अपने वियोग वर्णन के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने वियोग वर्णन के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि घनानंद के अनुसार जब तक हृदय आहत न हो तब तक व्यक्ति यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। बिल्कुल ठीक है, घनानंद के अनुसार घनानंद जी ने कहा था कि जब तक व्यक्ति हृदय से आहत न हो तब तक व्यक्ति यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है कि बिहारी व घनानंद की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद और बिहारी के लिए कहा है कि इनकी जो भाषा है उसके आधार के ऊपर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है, क्योंकि घनानंद ने रीतिकाल में अन्य कवियों के विपरीत ब्रज भाषा का व्याकरण के अनुसार प्रयोग किया है। तो बिल्कुल ठीक है, आपका स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर ठीक आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है ये गद्य, ठीक है। गद्य को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, बिहारी सतसई श्रृंगार रस के ग्रंथों में एक प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि इस ग्रंथ में बहुत आलोचना हुई है। इस रचना में बहुत अधिक संख्या के दोहे हैं। दोहे तो बहुत अच्छे अधिक संख्या के हैं, लेकिन क्या पूछा कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में एक प्रसिद्ध रचना है। इस ग्रंथ में एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रतन के समान माना जाता है। हिंदी साहित्य में इस रचना के समान कई अन्य रचनाएं हुई हैं, ये भी गलत है। इस रचना में बहुत अधिक संख्या में दोहे पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी कथन गलत है। ये इस ग्रंथ में बहुत आलोचना हुई है, बिल्कुल गलत है। इस ग्रंथ में एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रतन माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहारी सतसई के प्रसिद्ध टीकाएं केवल 4 हैं। देखिए कौन सा पूछा गया है इसमें से कि आपके जो कौन सा कथन गलत पूछा गया है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन आपसे सही है। सही पूछा गया है बिहारी सतसई की प्रसिद्ध 4 टीका हैं, गलत, क्योंकि बिहारी सतसई की 4 टीका नहीं है। रामचरितमानस के बाद में सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई हैं किसके ऊपर? बिहारी सतसई के ऊपर, तो ये कथन आपका गलत है। लाल चंद्रिका की रचना लल्लू लाल ने भारतेंदु से प्रभावित होकर की थी। तो देखिए ये कथन भी आपका गलत है, क्योंकि लाल चंद्रिका की रचना लल्लू लाल ने भारतेंदु से प्रभावित होकर नहीं की थी, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों के अनुवाद संस्कृत में किए हैं। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम है, इन्होंने बिहारी के दोहों को उर्दू में अनुवाद किया है। किस में किया है? उर्दू में अनुवाद किया है। बिहारी सतसई का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखा था। बिल्कुल ठीक है इनका आंसर, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है। बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक ही रचना लिखी थी, बिहारी सतसई। बिहारी ने मुक्त काव्य में रचना नहीं की। देखिए यही गलत है, बी ऑप्शन ही गलत आएगा, क्योंकि बिहारी ने मुक्त काव्य में ही रचना की थी। यहाँ पे नहीं दिया है, तो यही कथन गलत है, तो बी ऑप्शन आएगा। जबकि आगे है बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएं हिंदी साहित्य में लिखी गई, ये कथन भी ठीक है। बिहारी सतसई नामक रचना बिहारी की कीर्ति का आधार है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिहारी ने मुक्त काव्य की रचना नहीं की, ये ही गलत है, क्योंकि बिहारी का जो काव्य है बिहारी सतसई वो मुक्त काव्य ही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसी कवि की प्रसिद्धि का आधार क्या है? रचनाओं का परिमाण, अधिक आलोचकों द्वारा आलोचना करना, रचना में गुणों का होना, रचना के संबंध में पर्याप्त मतभेद होना। तो देखिए हमने बताया था आपको, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था कि रचनाओं का परिमाण होना आवश्यक नहीं है, रचनाओं की जो ज़्यादा संख्या वो आवश्यक नहीं है। क्या होना चाहिए? रचना में गुण होना चाहिए। और वो किस में था वो गुण? बिहारी सतसई की, जो बिहारी जी की रचना थी बिहारी सतसई, उसमें था। उन्होंने एक ही रचना लिखी, लेकिन आज तक वो हमें स्मरणीय है, हम उनको याद करते रहते हैं। ग्रंथों का ज़्यादा लिखना या काव्यों का ज़्यादा लिखना वो जरूरी नहीं होता है, रचना के गुणों का होना अति आवश्यक है। और ये रचना के गुणों का होना आपका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं होती, क्योंकि
इसमें जीवन के एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। रस के सागर में हृदय खिल उठता है। अपने अनेक दृश्यों को संगठित कर कथा का समायोजन होता है, ये भी नहीं है। रमणीय दृश्य उत्पन्न करने के लिए अतिशयोक्ति का सहारा लिया जाता है। देखिए क्या है, जो मुक्तक है वो प्रबंध के समान रस की धारा नहीं होती है, क्योंकि प्रबंध में क्या होता है कि एक संपूर्ण जीवन का होता है वर्णन, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जीवन के एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा प्रदर्शन होता है। अगला है, देखिए भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? क्या पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंदर को बंद करी बंदर बसावे को, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर को, पिंजर को सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे को, बाका नरिप अलीजा महाराज कबो, साची दल पकड़ी फिरंगी दबावे गो, दिल्ली दपट्टे पटना हूँ के झपट्टे करी, कब हूँ कलंक लंत्रा कलकत्ता को उड़ावे गो। तो ये किसका कथन है? तो ये दौलत राव सिंधिया का कथन है। किसको कहा था उन्होंने? दौलत राव सिंधिया जी को कहा था। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई में रचना नहीं की है? देखिए ये कब आए हैं, आपके जो दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें आए हैं यूजीसी नेट में। क्या है कि जो सतसई की रचना किसने नहीं की थी? तो चिंतामणि साहब ने सतसई की रचना नहीं की थी, जबकि राम साहे ने, मतीराम ने और अमीरदास ने सतसई की रचना की थी। अगला है, जो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए जो काव्य निर्णय है ये किसकी रचना है? तो काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास जी की है। भिखारी दास जी का जन्म 1725 को हुआ था। रस रहस्य किसका है? तो जो रस रहस्य है ये किसका है? कुलपति मिश्र का, और कुलपति मिश्र का जन्म 1642 को हुआ है। देखिए मैं आपको रचना के जो रचनाक्रम है वो नहीं बता रही हूँ, इनके कवि हैं जिन्होंने लिखा है उनके बारे में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे आया है जगत विनोद। जो जगत विनोद के रचनाकार कौन है? एक मिनट, पद्माकर जी हैं, और इनका पद्माकर जी का जन्म 1753 हुआ है। फिर अगला है भावविलास। तो भावविलास के रचनाकार कौन है? देव, और देव का जन्म 1673 को हुआ है। देखिए इसके हिसाब से लगाएंगे हम, पहले कौन सा आ रहा है? 1643, फिर 1673। तो देखिए 1643 यहाँ आ रहा है, 1642 तो रस रहस्य पहले आएगा, फिर 1673 भावविलास आएगा, 1725 काव्य निर्णय, और जगत विनोद 1753 यहाँ पे आएगा। देखिए कवियों के आधार के ऊपर भी हम रचना काल का अनुक्रम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके जो रचना है इनका महत्वपूर्ण जो क्या बताया जाता है, आपका जो रचना काल है वो प्रकाशन वर्ष है, वो इनका कन्फर्म नहीं पता है कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या आएगा। लेकिन जब आपने कवियों का जन्म याद कर लिया है, मैंने आपको बार बार याद भी करवाया है, अगर आपने याद कर लिया है तो आप इसके हिसाब से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला है रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है? क्या पूछा आपसे? जो रीतिकालीन वीर काव्य है उसकी प्रमुखता क्या है? रासो काव्य की अपेक्षा ये अधिक प्रामाणिक है। तो बिल्कुल ठीक है, रासो काव्य है वो प्रामाणिक नहीं है, लेकिन जो रीतिकाल के अंतर्गत जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो काव्य लिखे गए थे वो प्रामाणिक थे। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, तो ये बात भी आपकी ठीक है, क्योंकि इसमें जो रीतिकाल के संबंधित जो इतिहास है वो भी इसमें सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णक और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक मिलता है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चमत्कारिक वर्णन भी नहीं है और भाषाई खिलवाड़ भी नहीं मिलता है। ये कहाँ पे मिलता था? ये चमत्कारिक वर्णन कहाँ पे होता था? रासो काव्य में होता था। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। देखिए बिल्कुल ठीक है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 4 बिल्कुल ठीक है, और 1, 2, 4 आपके किस ऑप्शन में है? तो आपके सी ऑप्शन में आ रहे हैं। अगला है, ये वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से कि दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गाठी दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि दो नैन आपस में मिल रहे हैं लेकिन परिवार टूट रहे हैं, और जो चतुर लोग हैं वो प्रीति करते हैं, लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं उनके क्या होता है? हृदय में गांठ पड़ जाती है,
उपरोक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। अगला पूछा है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कार्य कारण का नहीं, यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है, यहाँ पे विभावना अलंकार है, तो देखिए यहाँ पे असंगति अलंकार है, विभावना अलंकार नहीं है। विभावना अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पे बिना कार्य के कारण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और 3 आपके बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित काव्यों कृतियों को उनके रचनाकाल के हिसाब से आपको मिलाना है। रचनाकारों से मिलाना है, तो अलंकार जो प्रकाश है वो किसकी है? तो भूषण जी की रचना है। ये किसकी रचना है? भूषण जी की। और भूषण जी का जन्म काल आप बताएंगे कौन सा है? 1613 है। कितना है? 1613 है इनका रचनाकाल, इनका जन्म वर्ष। फिर उसके बाद में आता है अंग दर्पण, और अंग दर्पण का है रसलीन, और रसलीन का है शायद 1689। फिर है आलम केली और आलम, तो आलम का है यहाँ पे 1583। ठीक है, फिर उसके बाद में है रतन हजारा, तो रतन हजारा रसनिधि, जिन्हें पृथ्वी सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी सिंह। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5124। 5124 कहाँ पे है? 5124 आपके बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, कृतियों को उनकी कृति के अनुसार मिलाना है। ठीक है, भाषा भूषण, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह जी। ठीक है, तो जसवंत सिंह जी का जन्म आपसे पूछे तो क्या आएगा? 1627 आएगा। ठीक है, उसके बाद में है अलंकार पंचाशिका, और अलंकार पंचाशिका है मतीराम की, और मतीराम जी का जन्म सन 1603 है। यहाँ पे है विष्णु पद कीर्तन, और विष्णु पद कीर्तन है रसनिधि की, और रसनिधि को आप याद रखेंगे पृथ्वी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रतन हजारा। क्या है? रतन हजारा। रस विलास, तो रस विलास किसकी है? तो यहाँ पे रस विलास चिंतामणि की रचना है। किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। कौन सी? रस विलास। ठीक है, तो यहाँ पे चिंतामणि का जन्म कब आएगा? तो चिंतामणि का जन्म आप याद रखेंगे 1600 आएगा। कब आएगा? 1600। तो इनके प्रकाशन वर्ष याद नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकाशन वर्ष मिलते ही नहीं हैं इनके। लेकिन आप कवियों का अगर आपको जन्म याद है तो आप इनके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आए हैं आपके पद्माकर, और पद्माकर का जन्म कहाँ पे है? पद्माकर जी का जन्म कब का है? तो 1753 है। कब का है? सन 1753 का है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर लगा देते हैं हम पहले 3154। 3154 आपके बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने ये अभी पढ़ा था कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो उद्भावक आते हैं, व्याख्याता आते हैं, और कवि शिक्षक आते हैं। देखिए स्थापना और तर्क में हम पढ़ चुके हैं, और कवि शिक्षक के अंतर्गत आचार्य में कौन आते हैं? केशव दास जी आते हैं। तो उद्भावक आचार्य हैं, व्याख्याता आचार्य हैं, और कवि शिक्षक हैं। तो यहाँ पे 1 2 4 बिल्कुल ठीक है। 1 2 4 आपका कहाँ पे आ रहा है? तो 1 2 4 आपका सी ऑप्शन में आ रहा है। अगला आया है जुलाई 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का चरमोत्कर्ष युग था, उत्थान का युग था, विस्तार का युग था, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी, कि रीतिकाल के रूप में, राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन में वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। ठीक है, ये आंसर आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आगे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा था? क्या कहा था? सेवक हम सिपाही उन राजपुतन के। देखिए कवि ठाकुर को किस राजा ने कटु वचन कहे थे, जिससे उन्होंने म्यान से तलवार निकाल दी? और उन्होंने क्या कहा था? सेवक सिपाही हम उन राजपुतन के दान जुरे पे में नेकु न जे न मुरके, नीत देन वारे में मही के महीपालन को हिये में विरुद्ध हैं से नहीं सांचे उर्के। ठाकुर कहत हम वैरी बेवकूफन के जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के, चोजी के चोजिन महामोजिन के महाराज, हम कविराज पे चाकर चतुर के। तो ये किसको कहा था उन्होंने? अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर को कहा था। किसको कहा था? जो अनूप गिरी और उर्फ इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? हिम्मत बहादुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए
किंसुक पुंज से फूली रहे सुलगी उर्दो जो वियोग तिहारे माता फिरे न घिरे अबलानी पे जान मनोज यो डारत मारे हवे अभिलाषनी पात निपात कहे हील सुल उनसासनी डारे है पतझार बसंत दुहु घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव विभजना में कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति विचित्रीय, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य और उक्ति सादृश्यता। देखिए क्या है, उक्ति विचित्रीय तो इसमें है, बिल्कुल ठीक है, चमत्कार भी है इसमें, उक्ति विपर्य भी है, लेकिन उक्ति सादृश्यता नहीं है। सादृश्यता कहाँ पे होती है? जहाँ पे दो चीज़ें या दो वस्तुओं के मध्य समानता हो, एक जैसे दिखाई दे, वहाँ पे सादृश्यता होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है? सुमिलित आपको करना है, रचना है और रचना का प्रतिपाद्य किस प्रकार से हुआ है। शिवराज भूषण ने अलंकार निरूपण ग्रंथ लिखे थे। छत्रप्रकाश ने जीवन चरित्र संबंधित ग्रंथ लिखे थे। फिर उसके बाद में है विरह वारिस, ये किसकी है? ये रीति स्वच्छंद विरीति। विरह वारिस किसकी है? रीति स्वच्छंद विरीति है ये। और काव्य निर्णय क्या है? सर्वांग निरूपक काव्य है। शिवराज भूषण, छत्रप्रकाश, विरह वारिस और काव्य निर्णय। देखिए जो शिवराज भूषण है ये किसकी रचना है? तो ये क्या है? भूषण कवि की है। शिवराज भूषण शिवा बामनी। और जो छत्रप्रकाश है ये किसकी है? छत्रसाल जी की है। विरह वारिस किसकी है? तो घनानंद जी की है। और काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास जी का है। याद रखेंगे, इनकी रचना के माध्यम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, रस सागर किसकी रचना है? तो जो रस सागर है ये किसकी रचना है? तो ये श्रीपति की रचना है। उसके बाद में है रस चंद्रोदय किसकी रचना है? तो ये कविंद्र की रचना है। उसके बाद में रसराज, तो रस पर राज मति करती है। और रस पीयूष निधि किसकी है? सोमनाथ जी की है। ठीक है, किसकी है? सोमनाथ जी की है। तो रचना को आप याद रखेंगे। और भिखारी दास की है काव्य निर्णय। ठीक है, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं, कौन सी हैं? यह है आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। तो बिल्कुल ठीक है, ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। तो ये भी ठीक है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तो ये भी ठीक। अभिधा, जो अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। देखिए यही गलत है, क्योंकि अभिव्यंजना में अभिधा मूलक नहीं है, ये लक्षणात्मक है। क्या है? लक्षणात्मक है। एक एक शब्द से भी क्वेश्चन देखिए गलत हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ा तो क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे, वरना आप नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आप क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, 2 और 3। आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते क्वेश्चन को। ठीक है, जब यूजीसी नेट का एग्जाम अब अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। जिस बच्चे ने दिया वो दोबारा देगा। अब पता नहीं अब जो बच्चे नहीं पहुँचे थे उनको शामिल किया जाता है या नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे दोबारा से इस एग्ज़ाम को देंगे तो अगर वो इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए लाभदायक होगी ये क्लास। हैरत पाल की गयंद गृह ग्राम चारू आखर लगाए लेत माखन के सामा हो, यह उक्ति किस कवि की है? क्या है? हैरत पाल की गयंद गृह ग्राम चारू आखर लगाए लेत माखन के सामा हो, ये पद्माकर की पंक्ति है। अगला है, सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप विसेखी छाए कहूँ घन आनंद जान सभी की ठोर ले भूलनी लेखी बूंदे लगे सब अंग दरगे उल्टी गति आपने पापनी पेखी पौन सो जागती आगी और सुनी ही पे पानी में पे लागती आखिन देखी। वो पानी ते वहाँ पे आया था कि अधीन होना। ठीक है, इस सवैया में विरहणी नायिका की मन स्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक है, कैसी मन स्थिति है उनकी? मार्मिक स्थिति है। कैसी स्थिति है उनकी? मार्मिक स्थिति का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जो चंडी चरित्र है ये किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र गोविंद सिंह की रचना है। उसके बाद में है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र जी की है। उसके बाद में है सुजान चरित्र, और सुजान चरित्र किसकी है? ये सूदन की कृति है। अगला है हिम्मत बहादुर बिरदावली, और ये किसकी है ये रचना? ये पद्माकर की रचना है। देखिए इस प्रकार से आप याद रखेंगे इनको, और इनकी रचनाओं के बारे में आप याद रखेंगे। चंडी चरित्र किसकी है? राम गोविंद सिंह की है।
द्रोण पर्व जो संग्राम सार है वो कुलपति मिश्र जी की है। सुजान चरित किसकी है? सूदन की है। और हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी है? पद्माकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी है? तो प्रेम वाटिका है रसखान की। किसकी है? रसखान की है। कवित रत्नाकर किसकी है? सेनापति की। बिल्कुल ठीक है। फिर है रस रतन किसकी है? पुहकर कवि की। और तिल शतक किसकी है? मुबारक की है। सॉरी, मुबारक की नहीं है, ये देखते हैं। हाँ जी, मुबारक की है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? डॉक्टर जो पीताम्बर दत्त बर्तवाल हैं उन्होंने रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है। ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल वही हैं जिन्होंने गोरखमानी नाम से गोरखनाथ जी के 14 ग्रंथों का उन्होंने संग्रहित किया है। अगला है ऋतु विमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध विचित्र और विरहति रेख। तो क्या आएगा यहाँ पे? स्वानुभूति और जो स्वच्छंदता है वो रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीख सिखाई न मानती है बर ही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कम कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कहीं कौन सवा दही पावे, कौन परी है बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इसमें किसका कथन है? इसमें क्या दिया गया है? ये उपालंब काव्य है। किस प्रकार का भाव व्यक्त है इसमें? उपालंब है, मतलब उलांघना है। ठीक है, पीर भरो जी धीर धरे नाही, कैसे रहे जल जान के मांदे। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? क्या है? जो दुख अतिरेक है उसका वर्णन इसमें हुआ है। अगला है तिये से सौ जोबन मिले भेद न जाने चात, प्रातः समय निशी ध्योस के दुओ भाव दर्शात। दोहे में नायिका की किस व्यवस्था का वर्णन हुआ? तो इसमें वेशंदी का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए, भिखारीदास जी का जन्म 1725 था, चिंतामणि का जन्म 1600 था और देव का जन्म 1673 है। और जो आपसे पूछा महाराज जसवंत सिंह का जन्म 1627 है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? यहाँ पे आपके चिंतामणि आएंगे, फिर उसके बाद में आएंगे महाराज जसवंत सिंह, देव और भिखारीदास। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्या? डी। अगला है लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इसमें जो सभी शब्द है उसका अर्थ क्या है? देखिए, जो सभी शब्द है उसका अर्थ है चित्र जो नायिका के समान हो। कैसा चित्र? जो नायिका के समान हो। उसका अर्थ क्या होता है? सभी होता है। सभी का अर्थ क्या है? चित्र नायिका के समान। देखिए 43 मिनट हो गई हैं, काफ़ी समय लगेगा, हम जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन करवा लेते हैं। लेकिन नहीं तो अगर हमको इनको बार बार समझाते रहेंगे तो आज भी आपके क्वेश्चन नहीं होने वाले। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं, जिन्हें पृथ्वी सिंह भी कहा जाता है। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रतन हजारा। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला में स्त्रियों से गारी गीत गवाए हैं? तो किसने गवाए हैं? ये गारी गीत गवाए हैं किसने? तो ये केशव दास जी ने गवाए हैं। देखिए, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाए? तो किसने गवाए? केशव दास ने गवाए। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? देखिए, जो प्रबंधात्मक जो वीर काव्य की रचना किसने की है? तो पद्माकर जी ने की है। ठीक है, किसने की है? पद्माकर जी ने। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? आपसे पूछा है जो सतसई की रचना है वो इनमें से किस कवि ने नहीं की है? रसनिधि ने की है, वृंद ने की है, भूपति ने की है, लेकिन बेनी परवीन ने सतसई की रचना नहीं की है। किसने नहीं की है? बेनी परवीन ने नहीं की है। और पिछले क्वेश्चन में आता जो चिंतामणि साहब है उन्होंने नहीं की थी। इनमें से किस कवि ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? क्या पूछा है? जो इनमें से कौन सा कवि है जिन्होंने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? कुलपति मिश्र ने की, सूरती मिश्र ने, पजनेश ने की, लेकिन जो निरिप शंभु है उन्होंने नहीं की। और यही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो देखिए, जो अंग दर्पण है
वो रसलीन की रचना है। कहीं पे किसी सर ने पढ़ाया था कि अंग जो दर्पण में अंग को देख देख के रसलीन, तो इसी से मुझे बिल्कुल याद है ये रचना, मैं कभी भी नहीं भूलती उसको। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों को आपको सही अनुक्रम लगाना है। भूषण का जन्म है 1613, चिंतामणि का जन्म है 1600, केशवदास का 1555 और सेनापति का जन्म है 1589। तो देखिए 1555, 1589, 1600 और 1613। तो क्या आएगा? केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। तो केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण आपका सी ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। कौन परी है बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे, ये किसका कथन है? तो ये प्रताप शाही का कथन है। अगला है, यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ, महा तलवारी की धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्ति है। चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो ये अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर को किसने कहा था? तो ये ठाकुर ने कहा था। ठीक है। उसके बाद में, चांदने के भारन दिखात उन्हों को सोचंद, गंध में भारन बहुत मंद मंद तीनों हैं। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? ये द्विजदेव का कथन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कहाँ पे है? तो 2, 3, 4, 1 आपके ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो देखिए, जो प्रबंध चिंतामणि है वो जैन मैरुतुंग की रचना है। ठीक है। किसकी है? जैन मैरुतुंग की। रणमल छंद किसकी रचना है? तो रणमल छंद आपकी श्रीधर की रचना है। जयचंद्र प्रकाश किसका है? तो जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है। ठीक है। उसके बाद में है जयचंद्रिका, ये भट्ट मधुकर कवि की रचना है। दामोदर की कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 1, 4, 3। अगला है, ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम मतीराम की रचना है। ठीक है। ललित ललाम किसकी रचना है? ये मतीराम की रचना है। जसवंत साहब आए हैं यहाँ पे, इनका जन्म है 1627। फिर भूषण का जन्म है 1613। पद्माकर का जन्म है 1753 और मतीराम जी का जन्म है 1603। ठीक है। इसके बाद में है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोकित कवित की वो खेल करी जानो है, ये कथन किसका है? तो ये ठाकुर का है। क्या है? ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोक कवित की वो खेल करी जानो है, ये ठाकुर का कथन है। आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। देखिए यहाँ पे जो आपके द्विजदेव, ठाकुर, बोधा और आलम, ये सभी रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कवि आते हैं। आलम का जन्म आपसे पूछा जाए तो आलम का जन्म 1583 है। कब का है? 1583। बोधा का जन्म आपसे पूछा जाए तो बोधा का जन्म है 1773। कब का है? 1773 का। फिर उसके बाद में आपसे ठाकुर का पूछा जाए तो 1766 है। और यहाँ पे आपसे द्विजदेव का अगर पूछा जाए द्विजदेव, तो द्विजदेव का है यहाँ पे देखिए, द्विजदेव का रचना काल मुझे याद भी नहीं है और मुझे ध्यान में नहीं है, ध्यान भटक गया, नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा वहाँ पे ठाकुर। चिंतामणि जन्म है 1600, मतीराम का जन्म 1603, भूषण का जन्म कब का है? तो ये 1613 और रसलीन का जन्म कब का है? 1589 का। ठीक है। तो यहाँ पे जो चिंतामणि रचना किसकी है? तो चिंतामणि की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश है। उसके बाद में मतीराम की रचना कौन सी है? तो मतीराम की रचना है रसराज। फिर भूषण की रचना कौन सी है? भूषण की रचना है शिवा बावनी। उसके बाद में रसलीन की रचना कौन सी है? तो अंग दर्पण। ठीक है। रस रहस्य किसकी है? तो रस का रहस्य कुलपति को पता होता है, तो कुलपति की रचना है। ठीक है। किसकी रचना है? कुलपति की रचना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाँ जी, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही। आता है, रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले थे नगेंद्र, विश्वनाथ शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद और जो रामकुमार वर्मा है वो। लेकिन जो चिंतामणि त्रिपाठी को
हिंदी जो रीतिकाल है उसके अंतर्गत मानने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। उन्होंने आरंभ इनका माना था चिंतामणि त्रिपाठी जी से। चिंतामणि का जन्म यहाँ पे क्या आएगा? सन 1600। क्या आएगा? सन 1600 आएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम से निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा था? तो श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्व प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा था? रीतिकाल कहा था। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने भी रीतिकाल ही कहा था। भिखारी के काव्य निर्णय में किसका विवेचन मिलता है? सर्वांग विवेचन मिलता है। भिखारी का जो काव्य निर्णय है इसमें सर्वांग विवेचन मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये लिखा था इन्होंने। क्या लिखा था? कि बिहारी की भाषा है वो चलती होने पर भी क्या है? साहित्यिक है। अगला है, जहाँ कला है तो तह सुख नहीं। जहाँ पे कला है वहाँ सुख नहीं है। कलह सुखन को सूल और कहे कलह एक राज पे राज कलह को मूल। क्या कि कले का कौन है? राज है, और राज ही क्या है? कले का मूल है। तो इसमें इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? तो ये नागरीदास ने किया है, और नागरीदास को सामंत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अर्थकथानक किसकी रचना है? तो ये अर्थकथानक किसकी रचना है? ये बनारसी दास की रचना है। जो अर्थकथानक है ये आप सभी को पता होगा, ये आत्मकथात्मक है। ये क्या बोलते हैं? आत्मकथा है ये। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम। तो काव्य कल्पद्रुम किसकी है? काव्य कल्पद्रुम है आपकी सेनापति की। अलग शतक किसकी है? अलग शतक किसकी है? तो मुबारक की है। और 12 मासा किसकी है? तो 12 मासा घनानंद की है। सॉरी, 12 मासा किसकी है? सुंदर जी की। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4 और 5 आपका कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे डी ऑप्शन में आ रहा है। अगला है, हित तरंगिणी किसकी है? तो हित तरंगिणी कृपाराम की है। सुदामा चरित्र किसकी है? तो ये सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की है। फिर उसके बाद में आता है आपका माधवानल कामकंदला, किसकी है? आलम की है। और विज्ञान गीता केशवदास की। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 5, 4, 3, 2। तो 5, 4, 3, 2 कहाँ पे है? आपका सी ऑप्शन में है, 5, 4, 3, 2। अगला क्वेश्चन है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीनक्ष तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न। और उक्त दोहे में आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है। चिंतामणि ने, भिखारी दास ने, जसवंत सिंह ने और बेनी परवीन ने। तो देखिए जो भिखारी दास जी हैं इन्होंने इसको परिभाषित किया है, किसको? काव्य को। क्या है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता। क्या है जो रीति मुक्त कविता है उसकी विशेषता क्या है? स्वच्छंदता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर स्वच्छंद होकर रचना करते थे। कौन? रीति मुक्त धारा के कवि। कौन है रीति मुक्त का धारा के कवि? आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव और घनानंद। अगला क्वेश्चन है, आलम की रचना कौन सी है? तो आलम की रचना है माधवनल कामकंदला। घनानंद की रचना क्या है? तो घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। ठाकुर की रचना कौन सी है? ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की रचना कौन सी है? श्रृंगार लतिका सौरभ। यहाँ पे आया आपका इश्कनामा, और इश्कनामा रचना किसकी है? बोधा की रचना है। किसकी है? बोधा की रचना है इश्कनामा। ठीक है, यहाँ पे आए हैं आपके आलम, और आलम का जन्म है आपका 1583। क्या है? 1583। घनानंद का जन्म कब का है? तो घनानंद का जन्म है 1689। कब का है? 1689। उसके बाद में है आपके ठाकुर, और ठाकुर का जन्म है 1766। फिर यहाँ पे बोधा, और बोधा का जन्म है 1773। और द्विजदेव का जन्म मुझे नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 आपके इसी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्या है कि प्रकृति के जो नाना रूप हैं
उनके साथ में केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, ऋतुकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया? तो ये कौन है? ये पद्माकर जी हैं। क्या है कि ऋतुकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ भी उनको मिलाया है? तो ये कौन है? पद्माकर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुलकल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम। तो देखिए, जो कवि कुलकल्पतरु है ये किसकी है? ये चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की है। जबकि जो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास ये किसकी रचना है? ये देव की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र में निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो श्रृंगार निर्णय है ये 1750 की है, रसराज है ये 1663 की, और जो रसिकानंद है इनके कवि का नाम है देव और इनका जन्म 1673 और रस कलश 1865। ठीक है, तो यहाँ पे रचना इस प्रकार से आएगी, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रस कलश। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। कवि कुलकल्पतरु किसकी है? तो चिंतामणि की है, ये 1650 की है। फिर उसके बाद में है रसिक प्रिय, ये 1591 की है। ललित ललाम 1664 की है, और जो अलंकार माला है ये सुरती मिश्र की 1709 की है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका रसराज, सॉरी यहाँ पे रसिक प्रिया, कवि कुलकल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूषण की रचना कौन सी है? तो भूषण की रचना है रस। भूषण की रचना पूछी आपसे तो रस सारांश। घनानंद की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे इस्कलता है। सुरती मिश्र की रचना कौन सी है? यहाँ पे तो रस रत्नाकर है। और मतीराम की रचना कौन सी है? रसराज है। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो ये भी किसकी है? ये शायद देव की रचना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है देखिए 54। हाँ जी, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो देखिए किस कवि की हैं? नरोत्तम दास की हैं, जो सुदामा चरित है उससे संबंधित। अगर आपको याद होगा कि नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, और नैनन के जल से पग धोए किसके धोए थे? सुदामा जी के धोए थे, कृष्ण जी ने। ठीक है, अगर आप क्वेश्चनों को पूरे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर आपके सीधे ही लग जाते हैं। नरोत्तम दास की रचना कौन सी? सुदामा चरित। और सुदामा के पैर किसने धोए थे? नैनो से। नैनो के पानी से किसने धोए थे? तो कृष्ण जी ने धोए थे। तो यहाँ पे सुदामा चरित के माध्यम से बताया गया है, और नरोत्तम दास की रचना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका नरोत्तम दास। जन्मकाल के हिसाब से आपको निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो बिहारी का जन्म है 1595। ठीक है, चिंतामणि का जन्म है 1600, भूषण का जन्म है 1613, और मतीराम का जन्म है 1603। तो यहाँ पे आएंगे आपके बिहारी सबसे पहले, फिर चिंतामणि, भूषण नहीं आएंगे, पहले आएंगे आपके मतीराम। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में, वैसे ए आंसर दिया गया है, लेकिन देखिए आप खुद देखेंगे, बिहारी आएंगे, फिर उसके बाद में चिंतामणि आएंगे, फिर मतीराम 1603 और भूषण 1613। इस प्रकार से आंसर आएगा इसका। मैंने आपको आंसर के बिल्कुल इनके जन्मकाल बता दी हैं, आप स्वयं भी इसके आंसर को लगा सकते हैं। अगला है, विज्ञान गीता किस आचार्य की रचना है? तो विज्ञान गीता 1607 की रचना है। और किसकी है? 1607 किसकी रचना है? ये विज्ञान गीता 1607 ये केशवदास जी की रचना है। केशवदास जी का जन्म 1555 है, भिखारी दास जी का जन्म 1725, पद्माकर जी का जन्म कब का है? 1753, और जो सेनापति हैं इनका जन्म है 1589। कितना है? 1589। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर में पंडित जो जगन्नाथ हैं उन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? याद रखेंगे, जो रस गंगाधर है ये किसका ग्रंथ है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। ठीक है, इसमें किस बादशाह की प्रशंसा की इन्होंने? तो शाहजहां की प्रशंसा की है। किसने? पंडित जगन्नाथ ने। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद के सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो देखिए कौन सी है? ये हित तरंगिणी पुस्तक है। किसकी है? कृपाराम की है, और हित तरंगिणी पुस्तक है। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? देखिए जो कवि कुल कल्पतरु हैं उसके रचनाकार हैं चिंतामणि। ठीक है,
यहाँ पे देव आए हैं तो देव का जन्म हम आपको बता देते हैं 1673 है। फिर केशवदास 1555 है। चिंतामणि कब का है तो 1600 का जन्म है इनका। और जो भिखारीदास है इनका जन्म 1725 का। अगला है रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन है? सेनापति, द्विजदेव, आलम और ठाकुर। तो देखिए जो सेनापति हैं ये नहीं है, जबकि द्विजदेव, आलम और ठाकुर ये चारों क्या हैं? ये तीनों ही क्या हैं? क्या बोलते हैं यहाँ पे इनको? रीति मुक्त कवि है। ठीक है। सेनापति का जन्म कब का है? तो सेनापति का जन्म है आपका 1589। फिर उसके बाद में द्विजदेव, आलम का जन्म है 1583। उसके बाद में है ठाकुर, और ठाकुर का जन्म है 1766। ठीक है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। जो नीति कवि हैं कौन? दीनदयाल गिरी। आपसे पूछा जा सकता है कि दीनदयाल कैसे कवि हैं, तो ये नीति कवि हैं। और इनकी रचना कौन सी नहीं है? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और छत्र प्रकाश। तो इनकी रचना कौन सी नहीं है? इनकी रचना विश्वनाथ नवरत्न नहीं है। ठीक है। इसी के साथ हमने रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, ये लगभग 254 या 55 क्वेश्चन बन रहे थे। कितने क्वेश्चन? 254 या 255, मतलब 250 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और इस 250 क्वेश्चन के आधार के ऊपर मैंने कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप क्लास में एक क्वेश्चन के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।